Children, now we start with next topic, that is root mean square of alternating current or alternating voltage. What is RMS value, जिसको short में RMS value भी कहते हैं. Today we are going to study it. First of all, why there is a need of RMS value and what the meaning of this RMS value? RMS means root mean square value of AC. What is AC now? AC is represented as, it is instantaneous value I is equal to I naught sin omega t. Instantaneous value means I is different at different time intervals, as we have already read. This is a graph like this. At different time intervals, the value of I is different. On this is I and this is t. So, what is the value of AC now? What is the value of AC? We have AC different at different time intervals. Then we try to find its average. फिर हमने एक दूसरा तरीका लेने की इसकी कोशिश की कि भाई चलिए एवरेज देख लेते हैं. हमने इसका एग्जांपल लिया, मैकेनिक्स से कंपेयर करके बताया. When we travel from one state to another state or one city to another state, the speed of the vehicle is variable or the velocity is variable. So with which velocity we travel, with which speed we travel, so generally we take the concept of mean speed or average speed. Okay? But when we take the average speed for one complete cycle, it is t by 2, it is t 0 to t, then I average becomes 0 or I mean value और एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल बिकम्स 0. तो अगर हम इसका आई एवरेज लेते हैं तो 0 आता है पूरे एक साइकिल के लिए. फिर हमने हाफ साइकिल के लिए लिया था, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आई थी, इसके लिए नेगेटिव आई थी, इसके लिए 0.637 था बच्चों ऑफ आई नॉट. ये पीक वैल्यू है मैक्सिमम, और इसमें माइनस 0.637 ऑफ आई नॉट था. फिर दोनों का एवरेज लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा. That's why ordinary meter cannot use this. अगर आप ordinary meter लगाएंगे, जो एमीटर वोल्ट मीटर होता है, तो उसमें तो वोल्टेज, अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लेते हैं तो वो भी 0 आता है एवरेज वैल्यू. ऑल्टरनेटिंग करंट लेते हैं तो उसकी भी एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 आती है. यानी कि ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर एंड ऑर्डिनरी एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द AC, that will give us the value 0. अब उसके हिसाब से तो 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है और 0 एम्पियर उसमें करंट है, वो तो रीड ही नहीं करेंगे इसमें. तो रीड नहीं करेंगे तो फिर कैसे करें भाई, कितनी वैल्यू ले. अब इसका तो बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो है जो लगातार बदलती रहती है, ये तो रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसका ग्राफ है. अब हम एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू चाहते थे जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये इतनी वैल्यू की हम AC मान सकते हैं, किसके इक्वल मान सकते हैं इसको. DC में ये प्रॉब्लम नहीं थी. DC में तो क्या था बच्चों, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू थी. सब यहाँ से आई लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड था, आप बता देते हैं इतनी वैल्यू. और ये हमने इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये DT इसमें हाफ साइकिल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. इंडिया में हमने बताया था 50 साइकिल पर सेकंड. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है बच्चों इसके ऊपर, चलो बता देते हैं, अभी फिर बाद में डिस्कस नहीं करेंगे. तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये बहुत अर्ली पीरियड्स में तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो ये मान के चलिए कि 19th सेंचुरी से थोड़ा सा पहले 1800 और 1900 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पे काफी काम हुआ. और जब काफी काम हुआ तो इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था. एक साइंटिस्ट थे एडिसन, उन्होंने कंपनी बनाई. फिर उसमें निकोला टेस्ला, ये वाले दूसरे साइंटिस्ट आए. एडिसन ने, जब इसमें एडिसन का सारा काम इनकी कंपनी का DC पर था, स्टडी करंट पे था, बैटरी DC करंट का कैसे करते हैं. और USA में उससे पहले तो अलग अलग तरीके के बल्ब बनाया गया, एक इनकैंडिसेंट बल्ब बनाया गया, तो उससे अब इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे. फिर टेस्ला आए. टेस्ला पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने AC को जनरेट किया और AC को ट्रांसमिट कराने की भी सोची टेस्ला ने. फिर एक थोड़ी राइवलरी भी रही, ये अपनी बात को कहते रहे, अपनी बात को कहते रहे, टेस्ला की कंपनी अपने तरीके से चलाती रही. तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी ने अलग अलग जो उसमें डायरेक्शन में काम किया. और इन्होंने, टेस्ला ने जो फ्रीक्वेंसी ली थी बिगिनिंग में 60 हर्ट्ज ली थी. उन्होंने देखा जो उस वक्त का जो बल्ब आता था उस टाइम पर, उस बल्ब में सबसे अच्छा जो बल्ब परफॉर्म कर रहा था वो कितने हर्ट्ज पे करता था, 60 हर्ट्ज पे करता था. तो उसके बाद जितनी भी वहां फिर कंपनी सेटअप हुई, सबने ट्रांसमिशन लाइन बनाई और उन ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज सेट की गई, 60 हर्ट्ज सेट की गई. और वोल्टेज उसमें 110 से लेके 130 वोल्ट तक, 120 वोल्ट तक रखा. तो USA में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एट दैट टाइम. ठीक है. तो जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बने वो भी इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होते चले गए. बाद में क्या हुआ, दूसरे ग्रुप थे वर्ल्ड के, उन्होंने अपने डायरेक्शन में सोचना शुरू किया. स्पेशली जितना ये UK वाला ग्रुप था, उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है भाई, हम एक अमेरिका के पास जो फ्रीक्वेंसी हम वो नहीं लेंगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने जनरेटर बनाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी. इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी रखी UK में, बेस्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 50 हर्ट्ज रखे. दोनों का थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. 60 हर्ट्ज पे उनके जो बल्ब बने हुए थे, डिवाइस बने होते, तो 60 हर्ट्ज पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे. इन्होंने 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया. बेसिकली जब हम इसमें ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर पढ़ते हैं, तो AC जनरेटर में दो फिनोमेनन होते हैं. एक तो उसमें रोटेट करने वाला है,
जिसमें आपका एडी करंट्स भी डेवलप होते हैं। एडी करंट्स के साथ साथ उसमें हीटिंग इफेक्ट में कुछ और भी 2-3 लॉस होते हैं। एनर्जी का लॉस होता है कि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी होते हैं। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है या एडी करंट्स लॉस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा माना जाता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वो लॉस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर जनरेट किया, उसको 50 हर्ट्ज पर लेकर के बनाया। तो ये अब अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तान पे बड़ा राज किया, बड़े लंबे टाइम तक रह के आए। तो जो फ्रीक्वेंसी का सेटअप उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किया था यूके ने, वही हमारे पास अंग्रेज ने आके डेवलप कर दिया। इंडिया में भी वही जो सबसे पहला कोई भी ट्रांसमिशन पावर स्टेशन बना और एक उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन बनी, वो किस पर काम करती थी? 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करती थी। अब ये ग्रुप बन गया अलग अलग कंट्रीज में, कहीं 50 है, किसी का 60 है। इनके अंदर 110 वोल्ट है, हमने कितना किया? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिया। कहीं कहीं हमने इंडिया में 240 वोल्ट तक भी लिया इसमें। तो वोल्टेज भी वेरी कर जाता है। फ्रीक्वेंसी दो जनरली है, 50 हर्ट्ज पर है और दूसरा कितने है? 60 हर्ट्ज पर है। थ्योरेटिकली ये तो हुआ आपका एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली कई बार हम 20 साइकिल पर सेकंड के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा, क्यों नहीं यूज करते? देखो, अभी हमने इसमें बताया था अगर 50 साइकिल पर सेकंड है तो फिर एक साइकिल में कितने बार करंट जीरो और मैक्सिमम होता है? तो 2 बार होता है। तो 50 साइकिल में कितनी बार हो जाएगा? 100 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि एक सेकंड में बल्ब 100 टाइम्स ऑफ होगा और 100 टाइम्स कैसा होगा? ऑन होगा। हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं आप कितनी? 50 हर्ट्ज ले रहे हैं, 50 हर्ट्ज पर। ठीक है। 60 लेंगे तो 120 पर होगा, 120 टाइम्स होगा। और हमारा एक परसिस्टेंस विजन होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है आई के लिए, जिसकी एक पर्टिकुलर रेंज है जो आई डिटेक्ट नहीं करती है, जिसमें आप 16 सेकंड जो आपका सेकंड पर सेकंड है, 15 सेकंड है, 15 फ्लक्चुएशंस पर सेकंड है। तो जो फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं तो उनको हमारे आंखें डिटेक्ट कर सकती है बल्ब में। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और फ्लक्चुएशंस रैपिड हैं तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन हम उसको नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए बहुत लो फ्रीक्वेंसी बनाई, कहीं 8 हर्ट्ज बना दिया आपने। 8 हर्ट्ज का मतलब कितनी बार होगा? 16 टाइम्स ये बढ़ेगा और 16 टाइम्स क्या होगा? ऑफ होगा बल्ब, 16 टाइम्स ऑन होगा। तो आपको बल्ब ऑन और ऑफ होता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो परसिस्टेंस ऑफ विजन से जब बियॉन्ड चला जाएगा फ्लक्चुएशंस का, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आंखों के सामने वो बल्ब ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली लाइट ग्लो करती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों पूरे वर्ल्ड में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप किस पे काम कर रहा था? जो यूएस बेस्ड था, यूएसए बेस्ड था। दूसरा कौन था? जो यूके बेस्ड था। कुछ इस वाले पोर्शन को यूज करते हैं, कुछ वाले इस वाले फ्रीक्वेंसी सेगमेंट को यूज करते हैं। सबने अपने डिवाइस इसके अकॉर्डिंग बनाए, इन्होंने अपने डिवाइस अपने अकॉर्डिंग बनाए। अब चाहते हुए भी ना ये चेंज कर सकते ना हम चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम अगर ये चेंज करेंगे तो हमारे सारे अप्लायंसेज चेंज हो जाएंगे। जितनी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेज है वो सब हमें इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करने पड़ेंगे। वो पहले वाले उठा के फेंकने पड़ेंगे, सब नए बनाने पड़ेंगे। इट्स टू एक्सपेंसिव। तो ऐसे ही इनके लिए हो जाएगा। तो ये यूज करते हैं। तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये वोल्टेज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये वोल्टेज ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से जिस जिस कंट्री ने अपना सेटअप किया है, अपने जनरेटर्स बनाए हैं, तो जो एक बार फ्रीक्वेंसी जिसको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, वो उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों एक स्टोरी थी जो हमने आपको बताया, थोड़ा इसके बारे में आइडिया दिया कैसे होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 20 साइकिल पर सेकंड है, 10 साइकिल पर सेकंड है, तो हम उसको किससे कंपेयर कर देंगे? परसिस्टेंस ऑफ विजन से कंपेयर कर देंगे कि अगर 16 फ्लक्चुएशंस पर सेकंड से कम है तो फिर हम उसको, हमारी आई जो होगी वो डिटेक्ट कर लेगी। और उसमें एक सेकंड में 16 फ्लक्चुएशन से ज्यादा होते हैं तो हमारी आई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। द बल्ब अपीयर्स ग्लोइंग कंटिन्यूअसली, ऐसा हमें लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। चलिए, अब क्वेश्चन तो वही रहा कि एवरेज वैल्यू तो 0 है और मीन वैल्यू तो 0 है। अगर एवरेज वैल्यू 0 है, मीन वैल्यू 0 है, तो रीड क्या करें, पढ़े क्या वैल्यू बनाए? तो इसका एक तरीका ढूंढा गया, एक मेथड लिया गया। कौन से वाला लिया गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और ये पहली बार हम सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, इससे पहले भी लिया था मैकेनिक्स में। जब गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड लेते हैं और हम कहते हैं ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड देयर एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0, तो वहां भी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए हमने यही रास्ता निकाला था। वहां भी हमने आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। बेसिकली ये रियल वैल्यू नहीं है, इट्स द फेक वैल्यू, द वर्चुअल वैल्यू। अगर ये वर्चुअल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो ये है। तो दिस इज रियल वैल्यू। ये वो वर्चुअल वैल्यू है जिसको रीड करते हैं। तो जो आपका एमीटर वोल्टमीटर जिसको हम बता रहे हैं कि 220 वोल्ट है या 240 वोल्ट है, बेसिकली दिस इज द वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू। और एसी जैसे आपको ये आपका एमीटर है, एसी एमीटर, वो 3 एम्पियर बता रहा है, तो बेसिकली 3 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू हम बताएंगे कि 240 वोल्ट की रियल वैल्यू कितने में जाएंगे। तो पहले हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब जरा यहां तक हम आगे कि हमने रूट मीन स्क्वायर को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
ठीक है बच्चों। अब हम डिफाइन कर रहे हैं क्या होगा। देखिए हमने एक वायर में करंट को फ्लो कराया था, जब एवरेज को हमने डिफाइन किया, और वायर की एक हमने प्रॉपर्टी ली थी। क्या प्रॉपर्टी ली थी? अगर कोई रेजिस्टर है और रेजिस्टर में से अगर चार्ज q इन टाइम t फ्लो करता है तो हम कह सकते थे कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द गिवन टाइम और द सेम टाइम दैट इज द टाइम ऑफ वन साइकिल। ठीक है, तो अगर चार्ज फ्लो करता है तो इसका एक प्रॉपर्टी और भी तो पढ़ी है आपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा आपने, क्या होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अगर किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो करते हैं ये तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम हीट वाले कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। और हीट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, कौन से वाली वैल्यू? विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट in a resistor in the time of one cycle, in a resistor in the time of one cycle। कितने साइकिल का टाइम लेते हैं? वन साइकिल। रजिस्टर इन द टाइम ऑफ वन साइकिल, ठीक है, एक साइकिल के लिए लेते हैं। इन द टाइम ऑफ कितना? 0 से 2t तक का लेते हैं। इन द टाइम ऑफ वन साइकिल एज दैट by AC in that resistor in that time, अब इसका मतलब क्या होगा? तो जरा समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे हुआ? यही गिवन रजिस्टर, इसमें से आपने एक बार AC फ्लो कराया 0 to t टाइम के लिए, फिर सेम रजिस्टर में मैं क्या कराया? DC फ्लो कराया 0 to t टाइम के लिए, और इसमें भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस H है और इसमें भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस H है। If same amount of heat is produced through the resistor by flowing DC as well as AC, then this DC can be considered as RMS value of that AC। तब हम इस DC को इसकी RMS वैल्यू कह सकते हैं कि अगर दोनों की वजह से किसी गिवन रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाता है तो वो जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? इसका RMS वैल्यू। ठीक है, कौन से वैल्यू? DC। क्यों? DC कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट है। तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट व्हिच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन रजिस्टर इन द टाइम ऑफ वन साइकिल। कोई कितना टाइम है वन साइकिल? 0 to t। ठीक है, एज दैट बाय AC इन दैट रजिस्टर इन दैट टाइम, यानी कि किसी भी रजिस्टर में से AC को पास कराओ, DC को पास कराओ 0 to t टाइम के बीच में। इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बोथ द रजिस्टर्स देन यू कैन से दिस DC कैन बी considered as RMS value of AC। I hope it is clear to everybody। चलिए, ये तो डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन से डेरिवेशन करना है आपको, कैसे निकालना इसका? तो देखिए, इसका निकालने का वही तरीका है, हमने R रजिस्टर मान लिया है, लेट R इज एनी रजिस्टर, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस कितना आएगा इसमें? हीट जिसमें से AC पास हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt। अब टाइम dt क्यों लेते हैं? सबसे पहले क्यों? करंट कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता है। हम dt सच ए स्मॉल टाइम फॉर व्हिच वी कैन से द करंट I रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड? dH इज इक्वल टू IR स्क्वायर dt। भाई H क्या होता है? IR स्क्वायर t, और DC में था, अब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। ओके, एंड फॉर टाइम कितना टाइम? 0 to t। If the current I is flowing for time 0 to t, then what about total heat produced? Then heat produced H is equal to integral 0 to t I square R dt। What is the value of I? I is I naught square। Then because I किसके इक्वल है बच्चों? I naught sin omega t। ये आप जानते हैं, ये इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको 2 कह देते हैं। और I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I की वैल्यू ये होगी R, और ये कितना हो गया? dt, और ये 0 to t हो गया। और इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें से I नॉट स्क्वायर और R तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और ये 0 to t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब जरा बच्चों यहाँ समझिए, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है? नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सब बच्चों ने पढ़ा होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा।
we are going to apply this formula. Convert sin square theta into cos 2 theta by using this formula. And we know the formula of integration for this category. So what can we do now in next step? We can write it as I naught square r 0 to 2 pi by omega 1 minus cos 2 omega t divided by 2 and dt. ठीक है, थीटा थीटा की जगह क्या ले लिया आपने, ये है थीटा की जगह, देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। पहले दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए अलग अलग, 2 बाहर आ जाएगा, देन इट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, फर्स्ट टर्म विल बी 0 to 2 pi by omega and this is dt minus second term will be cos 2 omega t dt 0 to 2 pi by omega, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड के लिए कम टू दिस पार्ट, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 dt t 0 to 2 pi by omega minus cos 2 omega t. Integration of cos 2 omega t is sin 2 omega t upon 2 omega and limit is 0 to 2 pi by omega. On solving it further, upon 2 upper limit minus lower limit minus 1 upon 2 omega sin 2 omega 2 pi by omega minus sin 0. Right, it is I naught square r by 2 pi by omega minus ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई इज 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0, देन दिस टर्म विल बिकम 0। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये भी टर्म भी 0 हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन इट कम्स अबाउट कितना आ जाएगा, पाई by omega I naught square r, all right, and it is equation number which, third equation, it is equation number 3rd, all right, okay। ये तो AC से आया, this is the amount of heat produced by flowing this AC for one complete cycle in resistor R। जब ये AC किसी गिवन रजिस्टर R में 0 to t टाइम के लिए, यानी कि एक साइकिल के पूरे कंप्लीट टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए जब फ्लो करती है, ये हीट प्रोड्यूस होती है। इफ IRMS, और इसको IRMS वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं बच्चों, वर्चुअल वैल्यू, इट्स नॉट रियल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू IV भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों नाम हो गए, अगर RMS वैल्यू लोगे तो IRMS, और अगर वर्चुअल वैल्यू लोगे तो IV भी कह सकते हैं। सो इफ IRMS इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, देन अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो कैसी होगी, कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी, तो DC वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बताइए हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, H IRMS स्क्वायर R, और T कितना है, कैपिटल T है, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो हीट प्रोड्यूस इन टाइम कैपिटल T इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इज T? T is 2 pi by omega, IRMS स्क्वायर R into 2 pi by omega। ओके चिल्ड्रन, तो ये तो उस डेफिनेशन से आया जिसको हमने IRMS वैल्यू कहा, और ये उस वाली से आया जिसमें हमने AC से हीट प्रोड्यूस किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और आप कह रहे हैं कि दोनों में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कैसा है, सेम है, तो ये H और ये H दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 3rd and 4th से IRMS स्क्वायर R इंटू 2 pi by omega इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा आई नॉट स्क्वायर R। ये आई नॉट स्क्वायर R हो गया, R से R कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, ओमेगा से ओमेगा हो गया, और IRMS इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन दिस इज अंडर रूट 2। ये वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2 इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, एंड इट कम्स अबाउट 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि जब 1/√2 की वैल्यू रखोगे तो आई नॉट का कितने टाइम्स आएगा, 0.707, और इट इज 70.7% ऑफ आई नॉट। दिस इज IRMS, एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज IV। V stands for virtual value, RMS stands for root mean square value, और both are same, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, दोनों को एक ही तरीके से आप कह सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS, एंड दिस इज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एंड दिस टाइम इट इज नॉट 0। अब ये 0 नहीं आई, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये अगर हमारा AC था और इस AC को हमने T और इधर से I लिया था, और ये पीक वैल्यू थी, अब ये वैल्यू 70.7% कर दीजिए,
ये इस आई नोट का ऑलमोस्ट 70.7% कर दीजिए, तो ये जो कांस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये आई आर एम एस वैल्यू होगी। और देखिए कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इस पूरे एसी की कितनी वैल्यू हम माने, वो आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस है बच्चों। और आई आर एम एस कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, ठीक है। और पीक वैल्यू का कितने परसेंट है, 70.7% होता है ये। तो ये वैल्यू है, इसको हम आई वी भी कह सकते हैं और आई आर एम एस भी कह सकते हैं। दिस स्ट्रेट लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू द वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक साइकिल के लिए भी इतनी आएगी, जब अगले साइकिल के लिए निकालेंगे फिर उतना ही आएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए उतना ही आएगा। तो यानी कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और जो आपका एमीटर होता है, एसी एमीटर, जो आपको एमीटर रीडिंग देता है, वो 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, बेसिकली वो ये वाली वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। अदरवाइज रियल वैल्यू तो 0 से लेके आई नोट तक वेरी करती है, फिर आई नोट से 0, देन टू आई नोट माइनस आई नोट एंड देन 0, and for one complete cycle it becomes 0, and now this time it has 70.7% of I naught। बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है बच्चों? डू यू हैव एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं डाउट की कोई गुंजाइश है। तो ये तो बन गया आरएमएस वैल्यू। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो हमारी प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि एवरेज वैल्यूज की 0 आ गई, अब इस एवरेज वैल्यू 0 से कैसे हम इससे आगे बढ़े। अब हमारे पास एक वो कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, एक स्टडी वैल्यू मिल गई है, जिसको हम कह सकते हैं ये उसकी कौन सी वैल्यू है, डीसी वैल्यू के इक्वल है आरएमएस वैल्यू, जिसको आप कहते हैं वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालें बच्चों, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो देखिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को किससे डिफाइन करते हैं, ई से। अगर आप ईवी या ईआरएमएस निकालना चाहें तो देखिए क्या करोगे, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज which produces same amount of heat in a resistor in time of one cycle as that by alternating EMF in that resistor in that time। अब बताओ बच्चों ये क्यों हुआ, देखो करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करते हैं, भी करंट तभी तो फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करेंगे। ये आपने को रेजिस्टर लिया आर, और ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहां से कर दिया, ये कौन से वाला सोर्स लगा, ये सिंबल है बच्चों एसी का, एक साइकिल बना देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। अगर आपने ये वैल्यू यहां से लगाई और यहां आपने क्या लगाया, एक डीसी सोर्स लगा दिया, ये डीसी सोर्स लगाया, तो ये जो वोल्टेज है ई और ये जो वोल्टेज है यहां पर ई, ये दोनों, ये वोल्टेज इसका आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। अगर इसमें से इस ई की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है और इस ई की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों से सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इन द टाइम ऑफ वन साइकिल, देन इट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो बात समझ आ गई, करंट में करंट इज फ्लोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कम्स ड्यू टू द ईएमएफ, ठीक है। तो ये रोल बन गया बच्चों, तो ये एसी हुआ, ये डीसी हुआ। एसी को आप कनेक्ट करो, इससे करंट फ्लो करेगा, डीसी कनेक्ट करो, इससे करंट फ्लो करेगा, दोनों में हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों में सेम टाइम है, सेम रजिस्टर अगर दोनों का आप ले रहे हैं, अगर उस टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो डीसी वाली वैल्यू है, इसको हम इसका क्या कहेंगे, एसी का, दैट इज नोन एज क्या बच्चों, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ओके, एक स्टेप और भी बढ़ा सकते थे, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज व्हिच वुड सेंड द करंट इन ए रजिस्टर which produces the same amount of heat। एक ही बात है, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, हमने करंट वाले पोर्शन को इसमें से हटा दिया, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, देन सम करंट विल फ्लो थ्रू दैट रजिस्टर, ओके। और उस करंट की वजह से क्या आएगा, हीट प्रोड्यूस आएगा। अब देखो इसका डेरिवेशन क्या होगा बच्चों, डेरिवेशन में अब हम जब इसमें लेंगे तो ई की टर्म्स में लेंगे, और ई की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर नहीं होता, क्या होता है, ई स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला। आई को क्या कर दिया आपने, ई अपॉन आर कर दिया है, तो जहां आई स्क्वायर आर था तो क्या बन गया, ई स्क्वायर अपॉन आर बन गया। यहां भी क्या आएगा, ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ ई की जगह ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ भी ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर आएगा। दिस इज ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों। देखो ये चेंज हो गया इसी में, और पहली इक्वेशन ई की किस फॉर्म में थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। बिल्कुल सिंपल वही तरीका होता जाएगा, आई की जगह आप ये कर दीजिए, बिकॉज आई इज रिप्लेस्ड बाई ई अपॉन आर, आई नॉट इज रिप्लेस्ड बाई ई नॉट अपॉन आर, तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ई नॉट स्क्वायर बनेगा, और फिर इसी तरह से ये भी ई नॉट स्क्वायर होगा, ये आर डिनोमिनेटर में आएगा, ये ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा ये ई नॉट स्क्वायर, और ये भी डिनोमिनेटर में आएगा,
दिस इज ऑल्सो ई नॉट स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट आपने, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाओ। अगर ई आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, अब बताओ कितना होगा हीट प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर, ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और ये बनेगा ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों को इक्वल रख दीजिए बच्चों, ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, और यहां भी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ इट कम्स अबाउट दिस वन, ये वैल्यू आएगी बच्चों, दिस इज ई नॉट, ये बन गया बच्चों, और इसको ई भी कहते हैं, ये वैल्यू आ गई। तो सब जगह हमने इसमें चेंजेस कर दिए, यही डेरिवेशन अब किसके लिए बदल गया है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए हो गया है। तो जो डेरिवेशन पहले किसके लिए था बच्चों, जो डेरिवेशन पहले आई के लिए था, और वो डेरिवेशन किसके लिए हो गया है, ई के लिए वो डेरिवेशन हो गया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पर। अब हमारी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है, जिस प्रॉब्लम को हम कहते थे कि एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है, हम जिसका मतलब तो वोल्टेज और करंट है ही नहीं सर्किट में मैथमेटिकली, जब उसका एवरेज जीरो है, वो प्रॉब्लम यहाँ शॉर्ट आउट हो गई। तो अब हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या पीक वैल्यू या ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो ये वाली वैल्यू आती है बच्चों। अब देखिए आपके पास दो फॉर्मूले हुए, कौन कौन से दो फॉर्मूले हुए, हमारे पास एक वैल्यू हो गया ई आर एम एस और दूसरा कौन सा हो गया आई आर एम एस, आई आर एम एस एंड ई आर एम एस। देखिए क्या हुआ बच्चों, आई आर एम एस किसके इक्वल हो गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2, आई आर एम एस और आई भी जिसको आप कहते हैं, दिस इज आई नॉट बाई अंडर रूट 2, जिसको 0.707 आप कह रहे हैं और जिसको 70.7% ऑफ आई नॉट कह रहे हैं। सिमिलरली ई आर एम एस और ई वी इज इक्वल टू ई नॉट बाई अंडर रूट 2, 0.707 ऑफ ई नॉट, 70.7% ऑफ ई नॉट। ये रिजल्ट निकल गया, ये चीजें निकल, ये कंक्लूजन हो गया दोनों का, ये आरएमएस वैल्यू होगी और ये कौन सी वैल्यू होगी, पीक वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द पीक वैल्यू, वेदर इट इज वोल्टेज और इट इज करंट। एक मेथड और भी सिखाया था हमने, हमने एक एवरेज लेने वाला मेथड बताया था, उससे भी डेराइव कर सकते हैं, वो तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बहुत ही शॉर्ट मेथड है बच्चों, उससे तो हमने एवरेज किसी का भी ले सकते हैं। देखो उस मेथड से, ऑल्टरनेट मेथड से सिखाते हैं रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। अब किसी का भी निकाल लो, अगर आप आई का निकालना चाहते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई का निकालना चाहते हैं तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। क्या निकालना, आई आर एम एस निकालना है आपको, आई आर एम एस। देखो आई आर एम एस को कैसे करेंगे, रूट मीन स्क्वायर किसका, करंट का। तो यहां से स्टार्ट करो, आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद मीन लो, मीन लेने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी, मीन हो गया। तो स्क्वायर भी हो गया आई का और मीन भी हो गया, और अब क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लो, और कितने साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, तो 0/t कर दो। ये क्या हो गया, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले क्या किया हमने, ये आई है, पहले इसका स्क्वायर करो आई स्क्वायर, फिर इसका मीन लो, मीन का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या फॉर्मूला बताया था मीन का, एक्स डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये मीन का फॉर्मूला बताया था हमने, एक्स मीन। तो हमने एक्स की जगह आई स्क्वायर रख दिया, मीन आ गया 0 to t, फिर इसका रूट ले लिया, दिस इज कॉल्ड आई आर एम एस। और अगर आई आर एम एस का स्क्वायर लेना हो, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे सॉल्व करने के बाद, थोड़ा आसान हो जाएगा। 0 to t की जगह क्या करेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 0 to t डी टी, और t की जगह क्या कर दिया आपने, 2 पाई बाई ओमेगा। फिर आई की वैल्यू रखो, कितनी वैल्यू है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। लेट्स सॉल्व इट फर्दर, आई नॉट स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी अभी हमने पीछे सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, इट विल बी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज आई नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। और ये तो आपको समझ ही आ गया, इट इज 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, इट विल बी आई नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डी टी एंड माइनस दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, लेट्स सॉल्व इट फर्दर, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर दैट इज ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2। ये आगे आपका सॉल्व होने के बाद, और यहां से कितना आएगा बच्चों, देखो यहां से dt का कितना हो जाएगा t, और t का क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0,
और ये आप अगर इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ से लेंगे ओमेगा अपॉन ये आ गया आपका 2, अगर 4 पाई हो गया बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 2 4 पाई है, तो फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। 2 हमने यहाँ ऑलरेडी इसमें मर्ज कर दिया है 4 पाई में, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, देन अगेन इट विल बी 0। तो ये वाली टर्म तो सॉल्व करने के बाद 0 आ गई, ये टर्म आपके पास बची। और इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कितना बचेगा बच्चों। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 बचेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। एंड इफ इट इज सो, और व्हाट इज आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर। देखो ये वैल्यू बच्चों, यही फॉर्मूला डराइव हुआ कि नहीं, ये देख लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर। इसमें कोई डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। सो दिस फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड आरएमएस वैल्यू मैथमेटिकली। इस फॉर्मूले से तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नॉट ओनली फॉर करंट, कैन वी ऑल्सो फाइंड फॉर वोल्टेज ऑल्सो, यस। करंट के साथ साथ वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं। बताइए वोल्टेज के लिए कैसे निकालोगे, ये आ गया बच्चों ई, यहाँ भी ई आ जाएगा, ये लो बच्चों, जहां जहां इसमें आई है कमांड देते चले जाओ, सबकी जगह ई बना दो आप, ये लो इस फॉर्मूले में, कहीं अगर छूट जाए तो वो देख लेना बच्चों। आई की जगह सब जगह क्या करना है आपको, ई करना है, ये करना है ई, ये आपने ई कर दिया, यहाँ भी ई हो गया, ये भी ई हो गया और ये भी ई हो गया। बोलो ये फॉर्मूला किसके लिए डराइव हो गया, वोल्टेज के लिए हो गया। सो दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू फाइंड आरएमएस वैल्यू, और जिसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, आइदर ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों। तो ये ऑल्टरनेटिंग मेथड बता दिया। एक मेथड तो अभी हमने डराइव की, कौन से वाले, हीट प्रोड्यूस वाले मेथड वाले, वो डायरेक्ट मेथड्स थे, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम चले, एसी से हीट प्रोड्यूस किया, डीसी से हीट प्रोड्यूस किया, दोनों को इक्वल रखा, रिजल्ट आ गया। इसमें डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया बच्चों। ये मेथड भी हमारे पास, ऑल्टरनेट मेथड है, शॉर्ट मेथड भी हमने बताया। चलिए अब इससे आगे की बात बताते हैं बच्चों। ये आपने कहा कि ये पीक वैल्यू होगी, ये 0 हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी, और ये क्या है डी, और ये वैल्यू कितने, मान लीजिए ई नॉट है, इधर आपने ये कितना लिया, ये बदल दिया। अच्छा अगर मान लीजिए ईवी की वैल्यू जिसको आप 220 वोल्ट कह रहे हैं, अब ये देखना चाहते हैं उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। व्हाट इज पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के 3 नाम बताए थे हमने, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। कितना आएगा बोलो, ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 इंटू 1.414, इट कम्स अबाउट 311 वोल्ट। तो बच्चों जो आपको 220 वोल्ट दिख रहा है, जो आपका मीटर 220 वोल्ट बता रहा है, वोल्ट मीटर, एक्चुअल में वो 220 वोल्ट नहीं है, वो तो 0 से लेके 311 वोल्ट तक वेरी करता है। 0 to 311, 311 to 0, 0 to 311, then 311 to 0। तो जो देख रहा है, जो आपको मिल रहा है, और जो एक्चुअल में है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो एक कहावत होती है कि भाई आंखों देखी भी कई बार सच नहीं होती है बातें, जो आंखों से आप देखते हैं कई बार उसमें भी कुछ चेंजेज होते हैं। यहाँ देखने में आपका मीटर बता रहा है 220 है, और आप समझ बैठे 220 है, ये 220 रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। रियल कौन सा है, रियल तो 0 से लेके 311 वाला है, 311 वोल्ट। और हमने बताया था जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आपको 1 सेकंड में 100 चांस मिलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम यहां पर इन पॉइंट्स को माने तो ये हमारे लिए सबसे पॉइंट्स हो जाएंगे। यहां इस टाइम इंटरवल पर अगर हम अपने आप को बचा पाए तो अच्छी बात है, और अगर हम यहां इस टाइम इंटरवल पर नहीं बचा पाए तो इसके बाद हमें 220 तक नहीं, वी हैव टू फेस 311 वोल्ट, 311 वोल्ट हमें फेस करना पड़ेगा। तो जो 220 दिख रहा है वो 311 वोल्ट का हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। फिर उसके बाद एक चांस मिलेगा हमें यहाँ 0। अगर वो 1/100 सेकंड का चांस है, इतने कम टाइम में अगर हमने अपने आप को यहाँ से डिटैच नहीं किया है तो फिर हमें वी मस्ट बी रेडी टू फेस 311 वोल्ट। तो बच्चों चांसेस तो बहुत मिलते हैं बचने के, और अगर वो चांस हम अवेल नहीं करते हैं तो जब अवेल नहीं करते हैं तो फिर आगे हमें समस्याएं तो बढ़ जाती हैं। फिर हमें 311 फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लाइफ में भी होता है, इंसान की लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलेंगे सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, लेकिन अगर उन चांस को मिस करते चले जाएंगे फिर परेशानी झेलने के लिए तैयार रहिए। और वो परेशानी 220 वाली किस में कन्वर्ट होकर आती है, 311 वोल्ट में आती है। तो देखिए हमने इसको सोशल लाइफ से भी क्या कर दिया है, इसको रिलेट कर दिया है बच्चों। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड इट, हमारा मकसद ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसको समझ पाए एक्चुअल कंडीशन क्या होती है बच्चों।
So what is real value, what is virtual value or IRMS value of alternating current and alternating voltage, and how can we understand it? किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? सो ऑर्डिनरी मीटर कैन नॉट बी यूज्ड एसी वेदर इट इज वोल्टेज और इट इज करंट, ठीक है? तो इसमें जो आपके मीटर लगाए जाते हैं वो आपका हीट प्रोड्यूस के मेथड पर होते हैं, वो ऑर्डिनरी मीटर नहीं होते हैं, और जो वो वैल्यू मेजर करते हैं वो भी रियल वैल्यू नहीं होती, वो भी कैसी वैल्यू होती है? वर्चुअल वैल्यू होती है बच्चों। सो नाउ इट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग क्या बच्चों? करंट। ओके, अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेक एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। व्हाट इज दिस? ये वोल्टेज है, ये लिखा हुआ है तो वोल्टेज है, ई नॉट, ये पीक वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी टाइम बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और जब हम इसको ई आरएमएस कह रहे हैं तो ये वर्चुअल वैल्यू है, और ये वर्चुअल वैल्यू ई नॉट का 1/√2 टाइम्स ये वैल्यू है। ये रिलेशन है इसमें, ये रिलेशन है, ये पढ़ते हो आप, ये हम पढ़ते हैं, ये रियल वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू है। ऐसे ही करंट के लिए अगर करंट में आप लेते हो तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड आई आर एम एस और आई वी इज वर्चुअल वैल्यू विच इज आई नॉट बाई √2। तो बच्चों ये सब फिनोमिनन है, और ये सब मैं एक्सप्लेन करने का तरीका हुआ। तो अभी तक हम केवल इतना ढूंढ पाए हैं कि जो एसी हम यूज करेंगे आगे, जो इस एसी को हम स्टडी करेंगे, तो बेसिकली वो एसी क्या है, कितनी उसकी वैल्यू आप लेंगे, और किस तरीके से वो ट्रेवल करती है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, क्या उसका ग्राफ है, कितनी उसकी वैल्यू है। अब कहाँ जाकर के हमने फैसला किया? वी हैव डिसाइडेड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। चिल्ड्रन, सो आई होप इट इज क्लियर। आज काफी अच्छा टॉपिक हमने लिया। देखिए इससे पहले लेक्चर में भी हमने मेहनत की थी, हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल निकाले, लेकिन रिजल्ट क्या आया? 0 आया। कौन सा रिजल्ट 0 आया? एवरेज वैल्यू। 1 साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आई, तो हमारी प्रॉब्लम्स वहां से शॉर्ट आउट नहीं हुई थी। अब उस प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट आउट कर दिया, क्या मान करके? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मान करके बच्चों, ठीक है? अब हम इसको आगे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट फॉर डिफरेंट एसी सर्किट्स। अलग अलग एसी सर्किट्स लेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स लेंगे, उसके क्रॉस एसी को कनेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कितना अप्लाइड वोल्टेज है और कोरस्पॉन्डिंग करंट हमें कितना मिलता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट आगे, राइट?